कैसा था टेस्ट? किसी को डाउट है टेस्ट में? कोई डाउट है टेस्ट में? गाइस एनी डाउट इन द टेस्ट? नो टेस्ट। चलिए भाई, स्कोर आ गए क्या टेस्ट के? स्कोर जरा बनाए इंडिविजुअल और फिजिक्स के, जरा जल्दी से चैट बॉक्स में मेरे को मैसेज करें। आप लोग के स्कोर्स आ गए होंगे इंडिविजुअल और सब्जेक्ट वाइज दोनों। अंसार आजम 141, टोटल भी साथ में बताते जाएं। अरे अपने टेस्ट के स्कोर्स बताएं जल्दी से क्विकली। तो क्या बताना है? टेस्ट के स्कोर फिजिक्स का और इंडिविजुअल और कंप्लीट टोटल। इंडिविजुअल तो नहीं दिख रहा था उसमें। क्या हुआ फिजिक्स का? सर इंडिविजुअल मार्क्स नहीं दिख रहे थे, मतलब टोटल स्कोर दिखा, इंडिविजुअल तो नहीं दिखा है। अच्छा, ऐसा था क्या? मैंने तो नहीं चलो देखा टोटल था, बताओ। मे भी छूट गया होगा मुझसे। चलो टोटल बताओ। टोटल अच्छे नहीं अंसार है। ये 141 आपके टोटल है या आपने इंडिविजुअल बताए हैं? कृति सिंह 118, इंडिविजुअल 323 टोटल। प्राची सिंह 151 इंडिविजुअल एंड टोटल मार्क्स 259। प्राची 150 फिजिक्स में और टोटल मार्क्स ओनली 259। यस सर। व्हाई सो? मतलब मोर देन 50-60% मार्क्स तो आपके इसी सर में है। सर मेरा बायोलॉजी का पोर्शन स्किप हुआ था थोड़ा। स्किप हो गया। चलो आंसर 141 है। 540 का था केवल टेस्ट, 720 का होना चाहिए था ना? सर जूलॉजी का नहीं हुआ था। अच्छा जूलॉजी नहीं था, ओके। 141 is good in physics, 151 is good in physics, 120 30 से नीचे कुछ भी अच्छा नहीं है फिजिक्स में। काजोल 315 टोटल। फिजिक्स में कितने हैं? अच्छा आपको पता नहीं, आपने देखा नहीं। स्वामी 272, पलक 374। कैसे पता चलेगा फिजिक्स में? और कोई? देखिए फिजिक्स में अगर आपके 120 130 प्लस आए हैं तो आपको मैं बोलूंगा कि ठीक है। अगर 140 प्लस आ रहे हैं तो बहुत अच्छे फिजिक्स के मार्क्स, राइट। 140 बड़े आराम से स्कोर किया जा सकता था, तो 140 के अराउंड आपके मार्क्स आ रहे हैं तो इट्स गुड, सेटिस्फैक्टरी है। और ओवरऑल मार्क्स मतलब मैं मानता हूँ कि कम से कम आपके 540 में से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब आपको देखिए 720 में अराउंड अराउंड 600, 550 टू 600 चाहिए। तो अगर देखा जाए 540 में आपके नियर बाय आप कह सकते हो कि आपके जो मार्क्स आने चाहिए वो कम से कम 400 के अराउंड आने चाहिए, है ना। 400 के मार्क्स अगर आपके अराउंड आ रहे हैं तो यू आर डूइंग गुड। द शिवम इंडिविजुअल इज 134, टोटल इज 413। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस मार्क्स। ठीक है, आप थोड़ा सा मैथ और करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। सिमिलरली प्राची सिंह 151 इन फिजिक्स, राइट। प्राची 151 एंड टोटल मार्क्स आपके, आप बोल रहे बायो स्किप हो गया था इसलिए काफी कम है ना, तो इसका मतलब मैं मानूं कि ये 259 इज ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देन इट्स इट्स ओके, केमिस्ट्री में आपके थोड़े मार्क्स कम है, ठीक है। तो बाकी सब लोग ने देख लिया, पेपर बहुत इजी था मेरे हिसाब से, पेपर कहीं टफ नहीं था फिजिक्स का स्पेशली। तो 100 एंड 130 के अराउंड मार्क्स तो बड़े आराम से लाए जा सकते थे। कहीं से पेपर टफ था, ऐसा लग रहा था कि नहीं यार सर ऐसा कुछ पूछ दिया जो कभी मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ था क्या? नो सर। नो, ओके। चलिए देन अपन आगे पढ़ते हैं।
चले, किसी को भी इस पेपर में कोई भी डाउट नहीं है, ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मना कर रहे हैं कि सर कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो पूछे जा सकते हैं। चलिए देन, आप बोल रहे हैं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, आप बताएं मुझे क्या चल रहा था, कहाँ पहुंच गए थे अपन। गाइस क्या चल रहा था, कहाँ पहुंच गए थे, जरा सर बताएंगे। स्पेशल केसेस हो गए थे एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज वेलोसिटी के स्पेशल केस हो गए थे। चलिए एक क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन करेंगे पहले। A body travels with a body travels with 2 meters per second for the half of distance. 2 meters per second. A body travels with speed 2 meters per second for half of the journey. Remaining distance. Remaining distance was traveled was traveled in two halves. First half time with a speed of 6 meters per second, and next half time with a speed of 3 meters per second. Heading the question, a body travels half journey with 2 meters per second, and the remaining half distance is traveled with two अलग अलग टाइम के लिए आपको अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किया गया, हाफ टाइम 6 मीटर पर सेकेंड से और हाफ टाइम 3 मीटर पर सेकेंड से। मुझे टोटल एवरेज स्पीड बतानी है टोटल जर्नी की। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अ बॉडी ट्रैवल्स half of the journey with speed 2 meters per second. Remaining half distance is traveled in two equal intervals. Half time with 6 meters per second, another half time with 3 meters per second. Find the average speed of the journey. हाँ भाई, Sir, 3.25 meter per second. 3.25 मीटर पर सेकेंड। आई डोंट नो, आंसर देखना पड़ेगा मेरे को। क्वेश्चन में भी डेटा है, फिर रैंडम भी है। बाकी कोई एनी अदर आंसर्स? एनीवन? इसके अलावा किसी का कोई आंसर? चलिए देखते हैं इधर। एल्विन फोकस यार, मैंने कहा फिगर बनाओ सबसे पहले तो। सर ए से लेके मुझे बी तक जाना है।
उसने बोला कि जो पहली आधी डिस्टेंस है वो 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल की गई है और बाकी आधी डिस्टेंस को दो इंटरवल में ट्रैवल किया गया है 6 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड से। तो पहले तो आप बोलो सर ये वाले पोर्शन की एवरेज स्पीड निकालो। सर ये आधे टाइम तक टी और टी, तो इसके लिए जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 6 + 3/2। कौन सा फॉर्मूला आएगा? v = v1 + v2/2। एग्री? तो आप बोलोगे सर इसकी अगर हम बात करें तो कितना हो गया? 6 और 3 9 और 9/2 इज बेसिकली इट इज कमिंग एट 9/2 मीटर पर सेकंड। सिंपली ऐसे बोल सकते हैं या 4.5 भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ये क्वेश्चन अब पता है कैसा हो गया? अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया है कि सर हाफ टाइम डिस्टेंस ये है और हाफ डिस्टेंस में इसकी स्पीड ये है। नाउ अब इसकी होल जर्नी की आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आप बोलोगे अब एवरेज डिस्टेंस वाला वो लगेगा स्पीड का बोलेगा 2v1 v2 बाय v1 + v2, है ना? तो इसकी वैल्यू रख दो। 2v1 की स्पीड है 2 और ये है 9/2 डिवाइड बाय 2 + 9/2। तो 1 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो जो वैल्यू आएगी, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, 18/4 9 4 13 into 2। ऐसा कुछ आ रहा है बेटा। 18 2 36 by 13। देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की हो। कुछ ऐसा आंसर आ रहा है 36/13। किसने बताया था? 3.25। मुझे बताया यहाँ पे आपने क्या किया था ताकि हम क्रॉस चेक कर ले कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। आंसर किसने बताया था 3.25? प्राची? Me, sir. कृति, राइट? Yes, sir. कृति, क्या ऐसे किया आपने? No, sir. क्या किया था आपने? I don't know. I mean, जो भी किया आपने, आंसर लेके आए, आपने क्या किया वो मुझे जरा बताओगे? कृति बेटा, आपने क्या किया मुझे बस बता दो। कोई बात नहीं, गलती तो होगा यार, क्यों परेशान हो रहे हो? गलत होगा, सही होगा, होगा तो क्या होगा? So she has left the meeting. Yes, yes. So कोई प्रॉब्लम आ रही होगी मे बी, हो सकता है। तो ज्वाइन कर लीजिए। हाँ कृति बेटा, क्या बता रहे थे जरा बताओ फिर से। sir, just ignore that. सॉरी, Just ignore what I said. अरे इट्स ओके, आप बताओ ना क्या हुआ, क्या गलती की मैंने? कम से कम देखो तो सही, इसमें क्या है, गलती तो बताओगे। It's okay, sir. Let's just move on. क्लियर है इसमें किसी को कोई डाउट? इज इट क्लियर? यस सर। चलो then। तो बेसिकली अभी हमने बात की थी एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी की, राइट? एक क्वेश्चन और नोट डाउन कर लो। A boy goes to school. A boy goes to school with a speed 2 meter per second and comes back with 4 meter per second। स्कूल जाते हो तो स्पीड स्लो होती है, जब स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तो आपकी स्पीड डबल होती है ना? तो सर, a boy goes to school with speed 2 meter per second and comes back with speed 4 meter per second। पानी भर गया। Find the average speed and average velocity of the boy
Is question clear to everyone? Find Yes, sir. the average speed and average velocity for the journey of the body. हाँ भाई, anyone? सर एवरेज स्पीड 2.6 आ रही है। Okay. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में लग रहा है कि अगर वो वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है ना, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। तो एवरेज वेलोसिटी कितना बोल रहे हो आप? 0 फिर मतलब डिस्प्लेसमेंट अब टाइम। Give me the answers. I will tell you later. Give me the answers according to what it should be. According एवरेज to you. स्पीड बस पता है 2.6 होगी। और एवरेज वेलोसिटी क्या बोलते हो? सर 2. अच्छा वो नहीं पता। नहीं पता? हाँ जी, आंसर 2.6 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी नो। चलो बाकी लोग भी प्लीज इसमें पार्टिसिपेट करें, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो भाई साहब देखिए क्या है, सिंपल सा आप बोलोगे कि ये बंदा यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ वापस आ रहे हैं, आधी डिस्टेंस और आधी डिस्टेंस, दो पार्ट में जर्नी हो रही है ना। आप बोलो जाते टाइम इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, आते टाइम इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। जैसे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आप वैसे ही लिखें प्लीज। So that is equal to 2 into 2 into 4 upon 2 plus 4 is 6. That is coming as 4 to the 8 by 3 or nearly 2.66 meter per second. एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें, जिसकी बात करें एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, and since the body is coming back to its initial position, so the displacement is 0, so the average velocity is 0. Correct. सिंपल सा आंसर था एवरेज वेलोसिटी का। आई डोंट नो व्हाई काजुल वाज सो कंफ्यूज। सर कंफ्यूज नहीं थे, लेकिन आपने थोड़ा सा ऐसा एक्सप्रेशन दिया तो मुझे लगा। मेरे एक्सप्रेशन से आंसर थोड़ी ना चेंज हो जाते हैं। मैं इसलिए आपको ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा था, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। मैंने कहा आप उसके पर सिर्फ आंसर दीजिए, लॉजिक की बातें बाद में करेंगे। बिकॉज whenever you are solving the paper in the question paper in the exam, there will be no one you can discuss your doubt, right? आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रहा होगा वहां कोई डिस्कस करने को नहीं, आपको वहां पे डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पहले डिसीजन लो, मुझे बोलो कि सर दिस इज द आंसर, है ना, फिर उसके बाद डिस्कशन करो कि आप अगर होते तो क्या आंसर टिक करोगे। गेटिंग इट? So you should be very much confident about everything you say, everything you do. बस और कहीं कुछ नहीं, मैं सिर्फ कॉन्फिडेंट आंसर चाहता हूँ और कुछ नहीं। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे शायद ऐसा होगा, उसका मतलब फिर अभी आपको पूरी तरीके से वो चीज क्लियर नहीं है। तो इसलिए उसका मतलब होता है कि थोड़ा और उसके में सोचने या देखने की जरूरत है, बस इसलिए और कहीं कुछ नहीं। चलिए देन चलिए तो आगे की बात करते हैं। मैंने कहा सर हमने बात की थी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, दो क्वेश्चन और देख लिए, उस दिन भी शायद एक दो क्वेश्चन देखे थे। तो आई होप मेरे हिसाब से आपको काफी चीजें क्लियर हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन।
है। एक्सेलरेशन से पहले अपन बात करेंगे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए आप क्या बोलते हो कि एवरेज मतलब होता है ओवर अ जर्नी, ओवर अ पीरियड, राइट। इंस्टेंट मतलब उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट की बात हम कर रहे हैं उस इंस्टेंट पे क्या स्पीड चल रही है, राइट। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ट्रैफिक ज्यादा है, स्पीड कम है, ट्रैफिक कम है, स्पीड ज्यादा है। किसी इंस्टेंट पे बात करो, इस टाइम कितनी स्पीड है, जो आपकी स्पीडोमीटर दिखा रहा होता है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। तो आपको उसी इंस्टेंट की बात करनी पड़ती है। फॉर स्मॉल वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हम मान लेते हैं कि सर उस इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, बहुत ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो उसको हम बोल देते हैं v इक्वल टू डी एच बाई डी टी, है ना। ds क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटे से इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो देखिए होता तो वैसे ये है, अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो क्या होता था, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी बोल देते हैं। डेल्टा मतलब होता है बड़ा चेंज और ds मतलब बहुत छोटा चेंज। तो उसको हम इस तरीके से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखो हाँ जी, तो नाउ आई एम बैक। ठीक है, हाँ भाई। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि सर इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि बहुत छोटे से इंटरवल की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा होगा, क्योंकि जो टाइम इंटरवल ले रहे हो वो कैसा होगा, वो भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो उस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट तो हमने देखिए यहाँ पे डेल्टा एस बाय डेल्टा टी था। डेल्टा एस मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब चेंज इन पोजीशन हुआ। ठीक है, और डेल्टा टी क्या हुआ, चेंज इन टाइम हुआ। तो अगर अपना ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत छोटा ले लें, बहुत डिस्प्लेसमेंट क्या, बहुत इंटरवल बहुत छोटा लें, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी कैसा आएगा, बहुत छोटा आएगा। तो उसको हम बोलते हैं डी एस बाई डी टी। जब छोटा इंटरवल आता है तो आप क्या बोलते हैं उसको, डी एस बाई डी टी। तो आप बोलोगे उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये डी एस बाई डी टी, देखिए यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन का काम आएगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन अपना यूज होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे जरा यहाँ देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या है, वो सिंपल डी एस बाई डी टी है। ठीक है, जरा देखिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। तो यस, यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि हमेशा जो स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। बीच में ब्लर हो रहा है क्या गाइस? Yes, sir. वेट वेट, ओके ओके, जस्ट वेट फॉर।
Is it any better? Yes, sir. चलिए थोड़ा सा 2-4 सेकंड और वेट करके देख लेते हैं. एक्चुअली क्या है, इट्स रेनिंग फॉर 3 to 4 days. थोड़ा बहुत वेदर का इशू हो सकता है. इससे क्लियर आ रहा है. क्लियर आ रहा है? हाँ मतलब इतना तो है कि समझ सके. चलो ठीक है, ज्यादा दिक्कत आए तो बताना, क्योंकि थोड़ा सा भी मेरे को दिख रहा है उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन आ रहा है. चलिए कोशिश करते हैं, बीच में ज्यादा डिस्टर्बेंस है तो बताना. ठीक है, तो बेसिकली आप क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dh/dt. जब कुछ नहीं लिखा हो वेलोसिटी के साथ तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अगर उसको एवरेज वेलोसिटी के बारे में बोलना है तो उसको वर्ड यूज करना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी. यहाँ पे देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखिए, मैंने कहा था कि सर मैग्नीट्यूड अगर एवरेज की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड कब इक्वल होती है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में विदाउट एनी चेंजिंग द डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही हो. तब आप बोलते हो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज का कैसा होता है, सेम. बहुत छोटे से इंस्टेंट की बात करते हैं ना, तो छोटे से इंस्टेंट में हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी कैसी रही होगी, स्ट्रेट लाइन ही रही होगी, है ना, क्योंकि टाइम इंस्टेंट हम बहुत छोटा ले रहे हैं. आप कह सकते हो कि टाइम सेकंड का भी बहुत छोटा पार्ट ले रहा है. तो इसलिए देखो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता मैग्नीट्यूड वाइज वाला, जबकि इंस्टेंटेनियस में आप बोल सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. बस इतनी सी बात है. ठीक है, और यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन का रोल आएगा, तो डिफरेंशिएशन जरा अच्छे से करके रखिएगा बिल्कुल. नाउ वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंशिएशन एज वेल. नाउ नेक्स्ट टर्म इज एक्सेलरेशन. क्या है एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज बेसिकली अगेन दो टाइप में होता है. एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन देखिए, अगर देखा जाए एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. जब एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो आप बोलते हो सर ए एवरेज इज इक्वल टू v final minus v initial upon t2 minus t1, or you can write it as delta v by delta t. This is average acceleration. ठीक है, आप क्या बोलोगे सर, एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा v by delta t, v final minus v initial upon t2 minus t1. थोड़ा बहुत अगर किसी को ब्लर हो भी रहा होगा, मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ तो आपको शायद समझ में आने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. जो कुछ लिखूंगा मैं हर चीज बोल रहा हूँ. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. तो आप क्या बोलोगे, दैट इज इक्वल टू सिंपल a इज इक्वल टू वही चेंज की वैल्यू बहुत स्मॉल चेंज पे आ जाते हैं. जब ये टाइम इंस्टेंट बहुत छोटा ले लेते हैं तो आप बोलोगे वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो भी कैसा होगा, बहुत छोटा आएगा. उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. राइट, किस रेट से ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है. तो दिस इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन आपकी कैसी क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी है. तो इसके अगर मैं एसआई यूनिट निकालूं तो एसआई यूनिट क्या आएगी, एसआई यूनिट देखिए वेलोसिटी अपॉन टाइम है, ऑलरेडी हम बचपन से निकालते चले आ रहे हैं. असाइनमेंट हो जाएगी इसके मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट और टाइम की यूनिट से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत, एवरेज वेलोसिटी सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एक्सेलरेशन में कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज. ठीक है,
आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ जी, तो ये तो बातें हो गई आपकी बेसिकली एक्सेलरेशन वगैरह की। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। किसकी बात करेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। एनीवन हु कैन टेल मी समथिंग अबाउट यूनिफॉर्म मोशन? कोई भी? कोई बता सकता है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में? जो भी आएगा प्लीज बताया जरूर करें यार। हाँ भाई। Sir, when body travels in equal distance and in equal interval of time. सर जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्चुअली क्षितिज, तुम्हारा आंसर तो एकदम गलत है। ठीक है, अभी आपको समझ में आया क्यों। और दूसरा आंसर शायद पलक ने दिया, पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। बचपन से हमने यही पढ़ा है, बट ये पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। Some motion with constant velocity. वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप बोलोगे कि सर इन सिंपल वर्ड्स मोशन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड जब भी आ जाए, यूनिफॉर्म वर्ड जब भी आ जाए तो समझ जाना समथिंग इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है दिस मींस कांस्टेंट। और मोशन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी। जब भी बॉडी कहते हैं ना इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो हम बोलते हैं इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। तो मोशन और वेलोसिटी एक दूसरे के पर्याय हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो। तो इसका यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी। Constant velocity. So when a body is moving with constant velocity, it means it is in uniform motion. Constant velocity means उसकी speed भी change नहीं हो रही होगी और उसकी direction भी change नहीं हो रही, because velocity consists of both the magnitude and direction. Somebody said that it's an equal distance and equal interval of time. मैंने कहा सर मैं यहाँ से गया 10 मीटर ट्रैवल करके 10 मीटर ट्रैवल करके वापस आ गया सेम टाइम में, आप बोलोगे मेरा मोशन यूनिफॉर्म होगा? तो बिल्कुल नहीं। मैंने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल की थी, बट मेरी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई थी, मतलब मेरी वेलोसिटी चेंज हो गई थी, तो माय मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म। हाँ, यही 10 मीटर में एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता रहता सीधा सीधा सीधा, तो फिर आप बोलते हैं यही मोशन यूनिफॉर्म हो सकता था। तो मैंने कहा था वो वाली जो डेफिनेशन थी वो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं थी। बचपन में हम उसको यूज किया करते थे। ठीक है, एक्सेलरेशन। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एनीवन? Zero. जीरो, है ना? आप क्या बोलते हो? डीवी या डेल्टा भी जीरो होना चाहिए ना, चेंज जीरो होगा ना। अगर आप बोलते हो कि वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, तो आप बोलते हो कि डीवी कितना होगा? जीरो, चेंज नहीं होगा ना उसमें। और अगर कोई चीज चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, क्योंकि भाई साहब एक्सेलरेशन तो डीवी बाई डी है या डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है, तो दूसरा मोशन हो जाएगा, ये तो हो गया आपका पहला मोशन। दूसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ गया कि अभी कांस्टेंट नहीं है। क्या कांस्टेंट नहीं है? मोशन कांस्टेंट नहीं है। मोशन कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो अब आप बोलोगे कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब अब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन अब जीरो नहीं है। अब इसमें भी दो टाइप के मोशन हो जाते हैं, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। है ना? इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो और टाइप हो जाते हैं। बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अब नॉन जीरो, ये तो श्योर है। अब नॉन जीरो में भी एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, और सॉरी कांस्टेंट भी हो सकता है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मैंने कहा यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन। तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं होता, हमें एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले से बात करना है।
तो आप बोलते हो कि जब भी मोशन में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आएगा, तो हम पहले देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। और एक चीज ध्यान रखना, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तभी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड होती हैं। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं, these equations of motion are only valid when acceleration is constant. So whenever we have to apply the equations of motion, make sure कि सर ये equations of motion are only valid when the acceleration is constant। अगर आपको ये बात अभी तक नहीं पता थी तो उसको बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में अपने नोटबुक में लिख लो, उसको रेड हाईलाइट कर लो। सर इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा तभी आप अप्लाई करोगे जब आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है सर? v इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2t। फोर्थ जो एक और यूज करते हैं एस एन एस इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n। सबसे पहले तो इनके टर्म्स, बेसिक टर्म्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, ऑल्दो आपको पता होंगे फिर भी। दिस v is final velocity, this u is initial velocity, this is acceleration, this s is a displacement not distance, make sure this is displacement not distance, I'm repeating it। ये सारी की सारी वेक्टर इक्वेशंस हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंटली। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं है। ये डिस्टेंस एक ही केस में बोला जा सकता है जब बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। यहाँ पे भी ये देखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये आपके एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, ये ऐसे रहता है। ये डिस्प्लेसमेंट इन दी 1 सेकेंड है। कौन सा 1 सेकेंड? 1 कोई सा भी, 3rd सेकेंड, 4th सेकेंड, 5th सेकेंड। ठीक है, तो एस का मतलब होता है एन की वैल्यू जो भी होगा। अगर एन की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये बात करें हम सेकेंड की, तो यहाँ पे भी एन की वैल्यू 2 रखना है ना। आप बोलते हो एन की वैल्यू 3 है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द 3rd सेकेंड। अब इसमें और इसमें एक डिफरेंस है, यहाँ पे और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि सर इन दोनों डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। मैंने कहा सर अगर मुझे बोला जाए कि 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ लो सर, जब बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया होगा या जब t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 3 सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला रहेगा ये वाला। जब मैंने बोला 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? ये मैंने कहा 3rd सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ। 3rd सेकेंड मतलब 2 सेकेंड तक जो डिस्प्लेसमेंट हो चुका था मुझे उससे मतलब नहीं है, 2 सेकेंड खत्म होने के बाद और तीसरे सेकेंड कंप्लीट होते तक आप बोलोगे सर इसका मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 3 के बीच में, तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? एस एन एस वाला फॉर्मूला लगाओगे, और एन की वैल्यू क्या रखोगे? 3 रखोगे। क्या ये बात समझ में आया? दिस इज फॉर 3 सेकेंड। अगर मैं लिखूँ 3 सेकेंड तो आप बोलोगे ये वाला यूज करोगे, और अगर मैं बोलूँ 3rd सेकेंड तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्या ये बातें समझ में आई? और दोनों का मतलब क्या है ये आपके दिमाग में बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब ये तो बातें हो गई जब आपका एक्सेलरेशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये चीज ध्यान रखना है कि आपको ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने कहा सर अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ तो आप अपनी बेसिक डेफिनेशन वाली जो इक्वेशंस है वो आपको लगानी पड़ेंगी, है ना। मैंने कहा वहां पे अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? dS/dt से। वेलोसिटी कैसे निकालोगे? dS/dt। वहां पे s आपका एक फंक्शन ऑफ टाइम होगा। मैंने कहा सर एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? सर एक्सेलरेशन आप बोलोगे dV/dt। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? सर dV/dt से, और आप बोलोगे या फिर एक और फॉर्मूला होगा सर d2s/dt। एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, या फिर आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन ये कब लगाएंगे? जब s इज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
एस आपका कैसा दे रखा है, फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, ठीक है। अगर एस आपका फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, लेकिन अगर एस एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, एक्स दे रखा हो, है ना, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसे एक्स दे रखा हो तो आप क्या लिखोगे, बी इंटू डी वी बाई डी एक्स। अगर डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो, टी नहीं हो, टाइम का फंक्शन नहीं दे रखा हो डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो आप क्या बोलोगे, तब आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्योंकि तब आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे उसको, क्योंकि फंक्शन तो वो टी का है ही नहीं, तो आप बोलोगे उस केस में आपको एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। आप आंख बंद करके डीवी बाई डी लगाना चालू कर देते हैं, वो टी का फंक्शन हो या ना हो, क्योंकि आपने पढ़ाया था सर डीवी बाई डी होता है, डीवी बाई डी तभी होगा जब वो टी का फंक्शन होगा, ठीक है। सर वो मेंशन होगा ना, फंक्शन आपको गिवन होगा कहीं ना कहीं, आपको फंक्शन दे रखा होगा, आपको कुछ समझना है कि यहाँ पे डी बाई डी लगाना है कि डी बाई डी एस लगाना है, डी बाई डी एक्स लगाना है ना, अच्छा तो आपको फंक्शन देख के समझ में आएगा ना, ठीक है। चलिए, मैंने कहा सर ये तो हो गया जब आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से आप बोलते हैं। अब अगर आपको एक्सेलरेशन गिवन हो और आपको वेलोसिटी चाहिए हो, तो एक्सेलरेशन अगर आपको गिवन हो और वेलोसिटी चाहिए हो, तो देखिए ये dt को उधर लेके जाओगे तो आप क्या करोगे, dv इज इक्वल टू a dt, और दोनों साइड क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले भी यूज होंगे। अगर आपको वेलोसिटी चाहिए और एक्सेलरेशन गिवन हो, तो आप क्या करोगे, dt को उधर लेके जाओगे, है ना, और दोनों साइड क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा, है ना। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि अगर आपको वेलोसिटी गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो देखिए यहाँ को इसको लेके जाओगे तो आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d dt, ठीक है। ये उल्टा चलेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन हो वेलोसिटी चाहिए तो ये, और अगर वेलोसिटी गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये, वेलोसिटी गिवन हो एक्सेलरेशन चाहिए तो ये, और अगर एक्सेलरेशन गिवन हो वेलोसिटी चाहिए तो ये, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, लिमिट्स रख देंगे टी फाइनल टी इनिशियल वाली, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, I'll take the screenshot. सर सेकंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो सेकंड वाले पॉइंट में आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस करके बताया था, इसके बारे में मैंने कहा था ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा गया हो तो बड़ा सोच समझ के देखना पड़ता है। आपको ये जो इक्वेशन आंसर देंगी हमेशा डिस्प्लेसमेंट देंगी, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि कहीं मोशन में डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रही, में ये चीज हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। चलिए, क्लियर है, एक स्क्रीनशॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन है ये आपके लिए, बहुत कुछ गिवन है इसमें, और मैं बता दूं बहुत सिंपल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, कोई डिफरेंट कैलकुलेशन नहीं कराना पड़ रहा, वो चाहता है वो डिफिकल्ट, वो आपसे बहुत छोटी छोटी चीजों में फंसा लेगा। जैसे अभी देखो तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन आजकल नीट पहुंच गया है वहां पे। चलिए, मैंने बोला सर ये तीन चीजें लिखी हैं आपके सामने, इन तीनों चीजों का मुझे बस मतलब बता दो क्या है। तीनों चीजें दिख रही हैं, क्लियरली विजिबल है। पहली चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है और तीसरी चीज क्या है, वर्ड्स में अगर मुझे एक्सप्रेस करके बताएं कि इसका मतलब क्या है। एनीवन कैन टेक द डेयर।
So first is change in magnitude of change in velocity. ओके Second is change in velocity. ओके और थर्ड है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का चेंज. वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का चेंज, वेरी गुड। देखो ये है वेलोसिटी, भी होता है वेलोसिटी में, जैसे ये है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज। ये वेलोसिटी में चेंज एक नया एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, चेंज इन वेलोसिटी विल गिव यू अ न्यू क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो ये देगा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। बट दिस इज डिफरेंट, पहले मैग्नीट्यूड है फिर चेंज है, इसका मतलब वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आ रहा है। देखो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए। तो यहाँ पे वो केवल मैग्नीट्यूड के चेंज की बात कर रहा है, उसके डायरेक्शन से कोई लेना देना मतलब नहीं है। और यू कैन सी दैट कि सर यहाँ पे वो स्पीड में चेंज निकाल रहा है, इसको निकाल रहा है स्पीड में चेंज निकाल रहा है। तो छोटी छोटी बातें हैं और यहीं पे वो क्वेश्चन में फंसा लेगा, ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए मुझे एक और छोटी सी चीज बता दो, जिसको नहीं क्लियर थी वो यहाँ पे लिख ले इन तीनों का मतलब। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के चेंज का मैग्नीट्यूड है, और ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का चेंज है, दो अलग अलग बातें। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन. क्या हो गया? नेगेटिव एक्सीलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन। एनीवन एल्स? और कोई कुछ बोलना चाहेगा? चलिए मैं पूछता हूँ जरा, देखो मैंने कहा जरा बताना। देखिए ये डायरेक्शन हम जनरली अब आगे से ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में ये वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, इस वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे, ऊपर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, और नीचे वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। कोई भी क्वांटिटी, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, आप देखो कि उस क्वांटिटी का साइन किधर की तरफ है। इधर की तरफ डायरेक्शन है तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, उसका साइन इधर की तरफ होगा तो नेगेटिव लेगा। ऊपर की तरफ अगर कोई भी चीज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ली जाएगी, और नीचे की तरफ है तो नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, मुझे एक चीज बताना कि सर बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बॉडी किधर मूव कर रही है? इस डायरेक्शन में। तो बताइए वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव. आपने बोला वेलोसिटी पॉजिटिव, आपने बोला कि सर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव. Positive. पॉजिटिव। चलिए मुझे ये बताइए कि सर इस केस में, ये पहला केस है, यहाँ पे जो भी बॉडी है उसकी स्पीड बढ़ रही होगी घट रही होगी? बढ़ रही होगी सर. चलो इंक्रीज करिए. चलो मैंने कहा सर स्पीड की बात करें तो स्पीड यहाँ पे इस केस के लिए कैसी होगी? इंक्रीजिंग होगी। चलिए भाई दूसरे केस की बात कर लेते हैं। मैंने कहा सर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। मुझे बताओ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की डायरेक्शन में बताओ, वेलोसिटी का साइन क्या लिखोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? Sir, positive. पॉजिटिव. पॉजिटिव लिखोगे। चलिए मैंने लिख दिया पॉजिटिव। एक्सेलरेशन का क्या कहना है? Negative. नेगेटिव कर दिया। चलो आप बोलते हो तो। अच्छा भाई आप मुझे बताओ कि इस केस में स्पीड बढ़ रही होगी घट रही होगी? Sir, कम हो रही होगी. स्पीड कम हो रही होगी। तो मैंने कहा सर इस केस के लिए जो स्पीड है वो डिक्रीजिंग होगी। चलिए भाई आपको बोल दिया। नाउ द थर्ड केस इज वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। चलिए बताइए वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव? Sir, negative. चलिए नेगेटिव है। मैंने कहा सर एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव. चलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव। स्पीड बढ़ रही होगी या घट रही होगी?
बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। चलिए, अच्छा बढ़ रही है, ये आपने आंसर कैसे दिया, कोई बताया मुझे? किसने दिया था आंसर ये? वो गिवन द आंसर। सर मैंने, सर जीशान ने। जिशान, हाँ। आपको ऐसा क्यों लगा इसमें बढ़ रही होगी? सर मुझे सर बिकॉज सर पॉजिटिव है ना सर, इसीलिए। सर नेगेटिव। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब स्पीड बढ़ती है, ऐसा आप मानते हैं, राइट? यस सर। चलो, मैंने कहा सर इस केस में एक्चुअली स्पीड इज डिक्रीजिंग। चलो बताते हैं क्यों। मैं एक केस और देखने फिर एक साथ बात करेंगे। मैंने कहा सर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी ये है। बताइए वेलोसिटी का साइन और एक्सीलरेशन का साइन बताएं। नेगेटिव। पॉजिटिव है क्या? वेलोसिटी वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये एक्सीलरेशन किसकी बात कर रहे हो? पॉजिटिव। सर दोनों नेगेटिव है। भाई साहब पॉजिटिव कोई बोला था, किसकी 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 वैल्यू पॉजिटिव रखनी है? सर नेगेटिव बोला था मैंने। नेगेटिव बोला था? नहीं, आपने दोनों नेगेटिव बोला, इससे पहले कोई पॉजिटिव बोला ना? निशान था क्या? नो सर मैंने नहीं बोला। चलो, तो तुमने नेगेटिव भी तो नहीं बोला। चलो, जहां जिसको डाउट है भाई साहब, आपको लग रहा है कि नहीं सर दूसरा साइन आना चाहिए, तो पूछ लेना भाई साहब कि आपके अकॉर्डिंग दूसरा आ रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं आ रहा है ना? ये मत सोचना कि यार किसी बच्चे ने बोल दिया है, सर ने लिख दिया, इसका मतलब करेक्ट है तो मुझे मान लेना है। जब तक आप अपनी क्लियर डाउट नहीं करोगे, आप अगली बार गलती करोगे, है ना? तो अभी आप पूछ लेना, आपको अगर पॉजिटिव लगा तो आप हाँ भाई साहब एक्सप्रेशन नेगेटिव, इसमें किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलिए, इस केस में जरा बताओ स्पीड बढ़ रही होगी घट रही होगी? डिक्रीजिंग। एक एक करके। सर बढ़ रही होगी। बढ़ रही होगी। शिवम बोल रहा है बढ़ रही है। शिवम थोड़ा आप बंद करना। हाँ, और दूसरा कोई? सर डिक्रीजिंग। सर डिक्रीज होगी। कादोर इज सेइंग डिक्रीजिंग। डिक्रीज। चलिए, मैक्सिमम लोग इज सेइंग डिक्रीजिंग, राइट? तो लेकिन द करेक्ट आंसर Sir, increasing. Increasing. Sir, increasing. सर इंक्रीज। चलो, अच्छा अब इंक्रीज वाले जो थे, कृति क्यों इंक्रीजिंग? सर क्योंकि एक्सेलरेशन घट रही है, फिर भी एक्सेलरेशन है तो प्रेजेंट। एक्सेलरेशन घट रही है, ये किसने बोला? Who says acceleration is decreasing? Wait. Wait. Kalu, please turn your mic off. कृति, किसने बोला कि एक्सेलरेशन बढ़ रही है कि घट रही है या घट रही है? सर एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, राइट? ओके, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यस सर। यहाँ पे डिक्रीजिंग है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, ये कांस्टेंट था। पहली बात तो ये ध्यान रखो, म्यूट करना अपने आपको, कृति म्यूट करो, मेरी आवाज आपके उससे वापस आई है। हाँ, पहली बात तो पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे डिसाइड किया था? डायरेक्शन से। पॉजिटिव और नेगेटिव से बढ़ना घटना तो आप बता ही नहीं सकते जिंदगी में। एक तो ये बहुत बड़ा दिमाग में मिथ और मिसकंसेप्शन और आप बोलते हो डाउट होता है, ठीक है? समझ में आ रहा है भाई साहब? इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव है। अरे इस डायरेक्शन में क्या कभी घटती हुई एक्सेलरेशन नहीं लगा सकते हो? इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव है। क्या इस डायरेक्शन में मैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं लगा सकता या कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं लगा सकता? ये किसने बोल दिया मुझे? आप जो कंफ्यूज है वो डेल्टा से। किसी का चेंज अगर पॉजिटिव आता है तो वो क्वांटिटी इंक्रीज करती है। अगर मैं चेंज इन एक्सेलरेशन पॉजिटिव बोलूं, मतलब डेल्टा ए, अगर मैंने डेल्टा ए पॉजिटिव बोला है, देखिए भाई साहब
इसका मतलब है ए फाइनल माइनस ए इनिशियल पॉजिटिव है, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब फाइनल वैल्यू बड़ी है। तो आप बोलोगे कि सर ये क्वांटिटी इंक्रीजिंग है, ठीक है। कोई क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, आप क्या बोलोगे, रोहन चौधरी सिंह विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। नहीं भाई साहब, आप बहुत गलत सोच रहे हैं, फिर से सुन लीजिए मेरी बात। एक्सेलरेशन नेगेटिव का केवल ये मतलब है कि सर उसकी डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है, दैट्स इट। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट है, ये तो आप बता ही नहीं सकते इससे। तीनों वैल्यू पॉसिबल है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव से मतलब है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन घट रहा है, बढ़ रहा है, कांस्टेंट है, तीनों पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। एक्सेलरेशन का चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव है, उससे आप बताओगे, शायद, फिर शायद की बात करो यार, शायद की बात करो, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। माटे सर क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है इसलिए मे भी इंक्रीजिंग होगा। हाँ भाई, कोई कुछ बोला था क्या? मेरी बात क्लियर हो रही है? किसी Yes, चीज sir. का चेंज बताता है, चेंज का साइन बताता है कि वो चीज घट रही है कि बढ़ रही है। किसी वेक्टर की डायरेक्शन से आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता चलता है, उससे घटना घटना ये सब कुछ नहीं पता चलता। मैं तो कहता हूँ ये मैंने साइन कन्वेंशन ले लिया है, अगर आप चाहो तो इन साइन कन्वेंशन को चेंज भी कर दो, आप चाहो तो इसको नेगेटिव बोल दो और इसको पॉजिटिव बोल दो, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। तो इसका मतलब अब आप बोलोगे ये वाला एक्सेलरेशन अब पॉजिटिव हो जाएगा, तो अभी एक्सेलरेशन बढ़ने लगेगा। अरे सेम एक्सेलरेशन है यार, मेरे कन्वेंशन चेंज करने से क्या एक्सेलरेशन बढ़ना घटना चालू हो जाएगा? पहली चीज, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड, हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कि सब लोग को समझ में आए कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं अपने स्टैंडर्ड चेंज करूंगा आगे के, लेकिन इस चैप्टर में आप बोलोगे कि 2 चैप्टर में यही स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, ठीक है। पहली चीज चेंज, अगर मैं वेलोसिटी का चेंज निकालूं वो पॉजिटिव आएगा तो मतलब है वेलोसिटी इंक्रीजिंग। आप जरा देखो, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, आपने बोला स्पीड इंक्रीजिंग है, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है तो यहाँ स्पीड डिक्रीजिंग बोला ना आपने। अगर आपके पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग होता तो ये वाला तो गलत हो गया। फिर यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है फिर भी डिक्रीजिंग है, सॉरी यहाँ तो डिक्रीजिंग है, तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है, मैं इंक्रीजिंग बोल रहा हूँ। तो ध्यान रखना, क्वांटिटी के चेंज के साइन से पता चलता है वो चीज बढ़ रही है घट रही है। अपने माइंड में जो भी दिमाग में है उसको निकाल के बोल्ड लेटर्स में अपने नोट्स में लिख लो। वेलोसिटी के साइन या एक्सेलरेशन का साइन या किसी भी वेक्टर का साइन केवल उसकी डायरेक्शन बताता है और कुछ नहीं बताता। डायरेक्शन के अलावा वो कुछ नहीं बताएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं बताएगा। डेल्टा, डेल्टा ए, डेल्टा बी या किसी भी वेक्टर में चेंज का साइन अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तो वो बता सकता है कि सर चीज इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज। वो भी डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड का साइन है ना, ध्यान रखना। आई होप ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आप जरा देखो, मैंने कहा वेलोसिटी इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ है। एक्सेलरेशन कहाँ से आता है, किस वजह से आता है, जरा बताएगा कोई? एक्सेलरेशन कैसे क्रिएट होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी सर। एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज होता है, पहले एक्सेलरेशन आ गया यार। एक्सेलरेशन कैसे क्रिएट किया जाता है? सर एक्सटर्नल फोर्स से। एक्सटर्नल फोर्स लगा के, वेरी गुड भाई साहब। आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने से आप बोलोगे वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, और उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो अगर आपने कहा वेलोसिटी, बॉडी इधर जा रही है, ये कार है, और आप फोर्स भी इधर ही लगा रहे हो, तो आप उसकी फोर्स की डायरेक्शन ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। आप बताओ, बॉडी इधर जा रही है और आप उधर धक्का दे रहे हो, आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो? बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हो ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन में धक्का दे रहे हो, मैंने कहा बढ़ा रहे हैं, मैंने कहा स्पीड इंक्रीजिंग है। सेकंड केस जरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी मेरी इधर जा रही थी और मैं धक्का इधर लगा रहा था, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब मेरा धक्का भी इधर की तरफ है। Yes, sir. मेरी
इधर की तरफ जा रही है और एक्सेलरेशन में इधर लगा रहा हूं, मतलब फोर्स इधर लगा रहा हूं, ये स्पीड को बढ़ाएगा कि घटाएगा? सर घटाएगा। 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 कोई तारीफ नहीं है सर। देखिए यहाँ पे स्पीड डिक्रीज में, अच्छा थर्ड केस देखो, वेलोसिटी इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। अब देखो मेरी गाड़ी इधर जा रही थी और मैं फोर्स इधर लगा रहा था, ये स्पीड को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटेगी सर। घटाएगा। कुछ लोगों को इंक्रीजिंग बोल रहे थे क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, मैंने कहा देखो स्पीड इज डिक्रीजिंग। करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन, वेलोसिटी इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ है, स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगा घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन में धक्का दे रहा हूं ना, हाँ तो और बढ़ जाएगी। और बढ़ेगी ना। देखो मैंने क्या क्या इंक्रीजिंग। थोड़ा सा समझ लें, रटने से काम नहीं चलेगा। अभी तो शायद आपने रटा हुआ था। ये जो दो केसेस हैं, इस केसेस में एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोला जाता है। मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है रिटार्डेशन में और एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज नॉट मीनिंग, मतलब डजंट मीन कि सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। रिटार्डेशन मींस द एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी। जब जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो आप बोलोगे स्पीड घटेगी, और जब जब सेम डायरेक्शन में होंगे आप बोलोगे स्पीड बढ़ेगी। तो जब जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे उस एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। हाँ, मैक्सिमम टाइम हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो उस केस में रिटार्डेशन क्या होगा? जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम टाइम क्या होगी, अगर कोई डायरेक्शन नहीं गिवन होती है तो हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी इज इन दिस पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगर उसकी स्पीड डिक्रीज करनी है, मतलब एक्सेलरेशन आपको वो रिटार्डेशन लाना है, मतलब आपको ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, ऑपोजिट एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, तो मैक्सिमम केसेस में हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, रिटार्डेशन वाला। तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि सर मैक्सिमम है तो ऐसा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर मेरी क्लास में मैक्सिमम बच्चे बिलो एवरेज हैं, इसका मतलब क्या हो गया? सारे बच्चे बिलो एवरेज होंगे? कुछ बच्चे तो अच्छे भी हो सकते हैं। आप ऐसा मत बोले ना इस क्लास के सारे बच्चे फेल हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल पाएंगे ना। ठीक है, तो आप बोलते हो कि सर आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत। बोल्ड लेटर्स में आपको जो मैंने चीजें बोली हैं वो आपको बोल्ड लेटर्स में आप उनको लिख लें, और ये स्क्रीन का तो स्क्रीनशॉट ले ही लें। कहीं कोई डाउट है तो वो भी पूछ लें। आराम से स्क्रीन को देख लें। आपको लगता है सर कोई डाउट आ सकता है, आप आराम से बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। मैं इसको स्क्रीन को इरेज कर रहा हूँ। सर तो जैसे अगर मतलब जो थर्ड वाला केस है इसमें वेलोसिटी नेगेटिव जा रही थी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो अगर एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू दी रहती है और अगर रिटार्डेशन पूछते तो हम लोग फिर नेगेटिव साइन क्यों लगा लेते हैं? मैंने क्या बोला? उस केस में आप नेगेटिव नहीं बोलोगे। उस केस में आपको एक्सेलरेशन, अगर आपने एक्सेलरेशन उस केस में नेगेटिव बोल दिया तो वो रिटार्डेशन हो ही नहीं सकता। नहीं, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही, अगर हम लोग रिटार्डेशन की वैल्यू लिख रहे हैं तो हम लोग नेगेटिव साइन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे बेटा। नेगेटिव साइन का मतलब आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू को डायरेक्शन नेगेटिव वाली दे दी, तो वो रिटार्डेशन ही नहीं जाएगा। ऐसा। ठीक है, पर एक्चुअली जब वो वर्ड अगर रिटार्डेशन बोल दे कभी, तो वो इसका मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से जाता है। उसने आपको पहले ही बोल दिया कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, उससे डिसाइड नहीं होता कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बस अपोजिट है। रिटार्डेशन बोलने के बाद वो सिर्फ आपसे मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, वो आपकी डायरेक्शन को तो मतलब ही नहीं है उसको। तो मैक्सिमम टाइम आपको सिर्फ पॉजिटिव आंसर्स होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन अगर उसने वर्ड रिटार्डेशन बोल दिया। हाँ,
अगर आपने बोला है कि सर ये मेरी स्पीड डिक्रीजिंग है, बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, और वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी उस केस में। उस केस में आप आंसर नेगेटिव नहीं लिख देना गलती से। अगर नेगेटिव है और आपने नेगेटिव टिक कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यू हैव टू चूज द पॉजिटिव ऑप्शन उस केस में। ठीक है, चलिए। हाँ, तो नाउ ये दो जो स्लाइड होती हैं, मैं जानता हूँ आप लोग क्या, मैं आप हर बैच में, ये बैच में मैं कराता हूँ, सबके दिमाग में ऐसे ही मिसकंसेप्शन बैठे हुए होते हैं। आई एम प्रीटी श्योर आप में से कई लोग अच्छी रेपुटेड इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हुए होते हैं। सारे भले नहीं होंगे, बट मेरे को मालूम है अगर 20-25 स्टूडेंट अभी आज यहाँ बैठे हैं तो उसमें से 2-4 बच्चे तो एटलीस्ट होंगे जो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हुए होते हैं, और उनको ये चीज क्लियर नहीं कराई जाती, और फिर बोलते हैं बच्चों से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अरे होंगे, क्योंकि वो बच्चों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे बताने के बावजूद आपके सारे मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगे। अभी तो लग रहा है दूर हो गए, लेकिन क्या होगा अगर आप उस चीज को प्रॉपर्ली नहीं नोट डाउन किए होंगे अपने वर्ड्स में, अपने उसमें, तो महीने भर बाद आप ये चीजें फिर से भूल जाएंगे, क्योंकि वो कई सालों से आपके दिमाग में थी है। अगर आप उनको प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं करेंगे, प्रॉपर्ली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो कंसेप्शन आपके फिर से ओवर पावर करेंगे और आप ये वाले कंसेप्ट फिर से भूल जाएंगे। ठीक है, तो भाई साहब इतनी जल्दी नहीं है आपके पुराने मिसकंसेप्शन दूर करना, ठीक है, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए आपके हाथ में है आप इनको कैसे दूर कर सकते हो। अभी और भी आएंगे, देखो आप पढ़ते जाओ। मोशन में तो मतलब मिसकंसेप्शन भर भर के पड़े होते हैं। पूरे चैप्टर के बाद तो मेरे बच्चे होते हैं, सर आपने तो हमारा पूरा मोशन ही खराब कर दिया, हम जो पढ़ के आए थे आपने लगभग हर चीज उल्टी पढ़ा दी। ठीक है, यहाँ तक बोल जाते हैं बच्चे सर। ठीक है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने ये कंसेप्ट फॉलो किए, एक सिंगल क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और नीट कंसेप्चुअल ही पूछ रही है, नीट को ज्यादा कैलकुलेशन से मतलब ही नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ आपका एक कंसेप्ट, अगर एक कंसेप्ट हर जगह फिल हो रहा होगा, और आप लोगों के कंसेप्ट से मैं आपके आंसर बता सकता हूँ कई जगह पे गलत आ जाएंगे। जो आपने कंसेप्ट, कई जगह तो सही लगते हैं, क्योंकि भाई कई जगह में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपके जो कंसेप्शन, वो 2 मिस्टेक मिला के 1 मिस्टेक कैंसिल आउट हो जाती है ना, तो आप बोलते हो आपके आंसर कई जगह सही भी आ जाते हैं, तो आपको लगता है यार मेरे कंसेप्ट तो सही है, बट कई जगह फेल हो जाएंगे। और मेरे, मैं गारंटी देता हूँ कि कहीं पे भी फेल नहीं होगा, नॉट इवन अ सिंगल केस। ठीक है, thousands of questions have been solved by my students and not even one question I have faced till now जहाँ पे किसी बच्चे ने बोला हो नहीं सर आपके इस कंसेप्ट में इसमें फंस गया। उस बुक में ही गलत होगा, अगर कहीं गलती होगी मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बताई कम जाती हैं आप, ठीक है, प्रैक्टिस से आती है। चलिए अब हम बात करेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी। यहाँ पे केवल और केवल ग्रेविटी के अंदर बॉडी का मोशन होगा, मतलब केवल और केवल एक एक्सेलरेशन लगा होगा, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एयर फ्रिक्शन यहाँ पे हम अवॉइड कर देते हैं, एयर फ्रिक्शन को हम 0 मान के चलते हैं। मतलब हवा में जब बॉडी को आप उछालोगे तो कोई एयर फ्रिक्शन की वजह से कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगा, केवल और केवल एक फोर्स लगा होगा, दैट इज एक्सेलरेशन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, चलिए अब इसमें हमने बोला ये बॉडी को मैंने ऊपर की तरफ उछाला है, तो ये बॉडी ऊपर जाएगी, यहाँ पे जाके रुकेगी और यहाँ से वापस आ जाएगी, सेम डायरेक्शन में जाएगी, सेम डायरेक्शन में वापस आती है। बस समझाने के लिए हम उसको थोड़ा सा ऐसे साइड में कर देते हैं। ठीक है, चलिए मुझे ये बताओ, ये जब ऊपर जा रही थी किसी भी इंस्टेंटेनियस बॉडी, मान लो यहाँ पहुंची, अब उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ ही होगी। बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एनीवन? पॉजिटिव। नेगेटिव। कौन बोला नेगेटिव भाई? नेगेटिव कौन बोला? जरा डाउट अपने क्लियर कर लें। जिसने बोला उसको नेगेटिव क्यों लग रही है, जरा मुझे बताएं। सर मैं सर दिशान। नेगेटिव क्यों लग रही है आपको? सर ग्रेविटी के तो सर आगे जा रही, उल्टी डायरेक्शन में जा रही है ना सर ये। नेगेटिव या पॉजिटिव हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैं बताओ जरा। सर व्हाट इज द अगर बेसिक सर डेफिनेशन ऑफ साइनिंग नेगेटिव और पॉजिटिव साइन टू अ क्वांटिटी? अगर सर ग्रेविटी की मतलब दूसरी डायरेक्शन में जाएगी तो नेगेटिव ही तो होगी सर। कौन सिखाया है ये बेटा? मैंने ऐसा बोला आपको अभी तक?
नहीं ऐसा सर, दिखाया मेरे मैंने सर ने पॉजिटिव बताया। नेगेटिव। हाँ, सर नो सर। मैंने क्या सिखाया कि सर ये वाली डायरेक्शन में अगर कोई क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन ये है तो पॉजिटिव है, और अगर ये है ये वाली साइड तो नेगेटिव। अगर किसी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव है, और उसकी अगर उसी क्वांटिटी की नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो नेगेटिव है। मैंने तो ये सिखाया कि नहीं ईशान? यस सर। वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है कि नीचे के केस में? सर ऊपर है। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव रहती है कि नेगेटिव होती है? पॉजिटिव। बात खत्म। यस सर। ठीक है, आपका जो कंसेप्ट यस। है फेल हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मेरे को मालूम है, इसलिए बहुत आराम से मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारी चीजें भी बताऊंगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। किसी और को डाउट हो तो भाई साहब पूछ लेना। कोई भी अपने डाउट अंदर रख के नहीं जाए भाई साहब। अपनी गलत चीजें बोल के कोई शर्मिंदा नहीं होता। निशान, तुम्हें बुरा लगा क्या गलत हो गए तो? आपकी गलती सुधर गई, आगे से आप स्टैंड याद रखोगे, यस। है ना? तो भाई साहब यस। गलत बोलने से कोई ये नहीं सोचता कि आप क्या पढ़ के आए। ठीक है, गलत सर बोलने से। हाँ जी बेटा बोलो भाई। सर बट सर ने मतलब मेरे सर ने बताया था कि जब मतलब ऊपर जाते हैं तो माइनस होती है, तो उन्होंने यू पे फिर माइनस भी लगा लिया था, जो फॉर्मूला मतलब लॉ ऑफ मोशन से होता है, तो फिर उसमें माइनस लगाया उन्होंने। हाँ मैं बताता हूँ ना उसमें क्यों आंसर सही आया। अभी बताऊँ। उन्होंने दो गलतियां करवाई तुमसे, और दोनों गलतियों ने एक दूसरे को कट किया। अभी बता, मुझे ये बताओ कि सर यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी किधर की तरफ होगी? वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, या एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? नेगेटिव एक्सिस एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड है, जी है उसका। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव जी लिखूं या माइनस जी लिखूं? माइनस जी। माइनस। काजोल, आप बताओ तुम्हारे सर ने एक्सेलरेशन कैसा लिखवाया था? प्लस जी लिखवाया था माइनस जी? अच्छा हाँ, प्लस जी लिखवाया था सर। ठीक है, अब जरा देखो उन्होंने क्या किया। b इक्वल टू यू प्लस ए टी में एक प्लस यहाँ लिखवा दिया, वो सॉरी नेगेटिव लिखवा दिया यहाँ पे, यस सर। ये भी नेगेटिव लिखवा दिया, और एक्सप्रेशन को वैल्यू को उसने उन्होंने प्लस लिखवा दिया। बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आप बोलोगे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। भाई साहब एक्चुअली उन्होंने क्या कर दिया था, एक माइनस से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करवा दिया। तो उन्होंने दो गलतियां की और दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अगर वो इसको नेगेटिव छोड़ देते और इसको पॉजिटिव, आपके आंसर बता जाते हैं। समझ में आ रहे हो? उन्होंने Yes. दो गलतियां एक साथ करवाई। एक्चुअली वो उस टाइम पे गलत नहीं है। गलत पता कहाँ होंगे, जब आप ग्राफ बनाओगे। क्या बनाओगे? ग्राफ। मुझे एक चीज बताना, आगे जाके ग्राफ बनाओगे, चलो ग्राफ है तो ये चीज मुझे याद दिलाना, ठीक है? मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा कि आप कैसे गलत हो जाओगे। ग्राफ बता दूं क्या थोड़ा बहुत? ग्राफ अगर आपको आता है, मुझे एक बताओ, अगर बॉडी को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, कैसे किया है? ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाओगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ एनीवन जिसको आता हो ग्राफ? अभी जिसको नहीं आता परेशान नहीं, सर कोई स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन सर स्ट्रेट लाइन विथ ओरिजिन। सर 20 से सीधे सीधे यहाँ पे किधर की तरफ? सीधे 20 से लेके सीधे। सर 45 डिग्री। यस सर 45 डिग्री। यस। पहली बात तो देखो, जब आप बॉडी को ऊपर थ्रो कर रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है क्या? यस सर। अबे 0 वेलोसिटी से थ्रो करेगा, नहीं बॉडी ऊपर सर। कैसे जाएगी? इनिशियल तो 0 होगी। नहीं। 0 तो हो ही नहीं सकती। फाइनल 0 होती है फाइनल। हाँ फाइनल मतलब ऊपर वाली वेलोसिटी 0 होती है, फिर ऊपर का से नीचे की तरफ आने लगता है। फाइनल मतलब वापस आएगा, तब मैं बोल रहा हूँ, मैं तो पूरा यही क्वेश्चन था। तो t इक्वल टू 0 पे v 0 कर दिया, मतलब ये ग्राफ गलत है। t इक्वल टू 0 पे, I guess this is not clear. Let me reconnect once. हाँ भाई, मैं एक्चुअल ग्राफ बताऊं, आपके पेपर्स में मिलेगा, नीट ने भी एक बार पूछा है, ये ग्राफ जो बनता है वो ये बनता है, ये है।
ये ग्राफ, ठीक है। अब जरा देखो, आपने बोला कि ये सर इस रीजन में जब ये बॉडी नीचे से ऊपर जा रही थी तब उसकी वेलोसिटी कैसे होती थी, नेगेटिव। तो वेलोसिटी देखिए ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव होती है, नीचे होती है, तो आप तो बेटा यहाँ कहीं से स्टार्ट करते हो, ग्राफ को कैसा बनाते हो, जो कि गलत हो जाता है। मेन का पूछा वो क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, राइट। द करेक्ट ग्राफ इज दिस। आपके जो डायरेक्शन लिए था ना, वेलोसिटी नेगेटिव लेना पड़ेगा इस रीजन में। इस रीजन में जब बॉडी ऊपर जा रही थी तो वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए थी, मतलब ग्राफ यहाँ कहीं से स्टार्ट होता है ना, और आप बोलते हो किसी टाइम पे जाके वेलोसिटी की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे 0 हो जाती है। उसके बाद वो वहां से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती, आप वहां पे बोलते हैं सर अब वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई थी, तो आप बेटा ये आगे ग्राफ बना रहे थे ऐसा, जो कि गलत ग्राफ था, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज दिस। नीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, जेई ने 1-2 बार पूछा हुआ है, और आपकी स्टैंडर्ड बुक में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेस्ट में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। उस टाइम पे आप गलत कर जाते, उस टाइम पे आपको यही गलत सिखाया जाता है, नहीं सर ऐसे ग्राफ होगा, तो या तो आप रट लोगे उस टाइम पे ग्राफ, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो बस आज ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो गई, पर इतना बोलेंगे। हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आया? मुझे ये बता दो, जब ये बॉडी यहाँ वापस आ रही होगी तो इस टाइम पे कुछ वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, यहाँ पे बताओ वेलोसिटी किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी इस रीजन में जब बॉडी वापस आ रही होगी? नेगेटिव होगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगी। एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अब जरा देखो इस केस में वो क्या बताते होंगे, सर वेलोसिटी भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, राइट। तो दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब फिर से 2 मिस्टेक की जो एक दूसरे को खा जाती है। यस सर। करेक्ट। तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन एकदम आंसर सही ले जाती है, बट गड़बड़ हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आए? कुछ लोगों को क्या लगता है, अच्छा कुछ लोगों को क्या लगता है, अच्छा मैंने बोला कि सर मेरी बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? ये तो सर बस डायरेक्शन है ना, बता दे सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या बोल रहे हो सर? ये तो सिर्फ डायरेक्शन बताइए ना। किसकी? सर एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं बताई मैंने, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा माय बॉडी इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नहीं बता सकते सर। तो लगाया ही नहीं है ना, मतलब। वेरी गुड। अभी आप ही लोग गलती करोगे आगे के कुछ लेक्चर्स में। जैसे मैं बोलूंगा बॉडी ऊपर जा रही है, आप बोलोगे सर बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैंने कहा सर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, बताओ मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? माय एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, बताओ मेरी बॉडी किधर मूव कर रही है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? नहीं बता सकते। इधर भी मूव कर सकती है, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, मतलब जहां मैं फोर्स लगा रहा हूँ बॉडी पे, बॉडी इधर भी वहां जा रही होगी तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, और बॉडी अगर इधर की तरफ जा रही होगी तो उसकी स्पीड घट रही होगी, तो किधर भी जा सकती है। अभी अगले एक चैप्टर छोड़ के मैं तुमको बताऊंगा, वहां पे जैसे मैं बोलूंगा कि बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद बॉडी इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो आप तुरंत बोल दो मतलब बॉडी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, इसकी हम बात करेंगे अगली क्लास में, क्या बीच में छोड़ना पड़ेगा नहीं तो, ठीक है। अभी के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, जो आज पढ़ाया वो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से सीखेंगे, सोचेंगे, घर पे बैठ के उनको जो भी है एक बार उस पर थॉट देंगे, तब जाके दिमाग में वो क्लियर होंगे, ठीक है। तो वो ग्राफ से भी बताएंगे ना आप, जो भी आपने ग्राफ आएगा, अभी तो ग्राफ दूर है। हाँ ठीक है। ठीक है, अभी तो ये इसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। तो जो आज मैंने बताया उनको बोल्ड लेटर में लिखना, अपनी लैंग्वेज में जो चीजें बताई हैं, क्योंकि ये गलती अगर हम कर गए तो आगे जाके हमें फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। देन सर मतलब जो भी क्वेश्चन होगा स्टैंडर्ड कन्वेंशन वही लेंगे जो आपने बताया कि इधर साइड अनटिल अनलेस वहां क्वेश्चन में कुछ और मेंशन ना हो, ठीक है। ठीक है। अगर उसने जानबूझ के बोला नहीं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना ही है आपको, या इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना ही है, तो आपको फिर अपने स्टैंडर्ड चेंज करना पड़ेगा, और अगर कुछ नहीं है तो आपको अपने स्टैंडर्ड वही फॉलो करने हैं जो आपने बताया। ओके सर, ठीक है।
चलिए आज Thank का you, काफी है। थैंक यू। 1-2 डीपीपी आपको मिल जाएंगी, उसको आप सॉल्व करें। कितनी डीपीपी मिल गई कोई बताएगा मुझे? 5 5 नहीं मतलब डीपीपी लाभ कौन सी मिली, टॉपिक का नाम? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब वेक्टर्स से मिलनी बाकी है। चलिए थैंक यू देन, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।